हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 14। अभी तक हम लोग 13 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। जो 13 पार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग देख रहे हैं एम लक्ष्मीकांत 6 एडिशन। ओके, इसका जो 6 एडिशन है, इसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे थे, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको स्टार्ट किए थे तो एक लेक्चर हम लोग इसका देख लिए। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। ऐसे ट्रिक भी आपने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे 8वीं अनुसूची और अनुसूचियों को याद करने के लिए, या फिर अनुसूचियों में जो लैंग्वेज है, मतलब भाषाएं दी रखी हैं, 22 भाषाएं, इनको याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक आप लोगों ने देखी होंगी। जैसे एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। ओके, बापड़े माँ बाप काका सास और गुप्त मणि को आगमन में उड़ाते हैं। ओके, साथ में इस तरह की बहुत सारी हमने ट्रिक देखी होंगी। सिंधी नमक बोडोवास वाली, और सांप की मड़ी निकालो बीड़ी मेरे साथ। तो ये ट्रिक होती है ना, ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन मैं ट्रिक आपको बिल्कुल भी रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जो ट्रिक होती है ना, वो कोई काम की नहीं रहती। और अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो ट्रिक तो वैसे ही आपको नहीं पढ़नी है। ओके, ट्रिक होता है ना, ट्रिक एसएससी एग्जाम, जो जैसे छोटे छोटे वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनके लिए ठीक है, चलो काम चल जाता है। लेकिन अगर आप लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ट्रिक आप बिल्कुल भी रेफर ना कीजिए। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहता कि आपको ट्रिक के थ्रू सब कुछ याद करना है, बल्कि मैं आपको एक स्टोरी और कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाता हूँ। तो इसी तरह मैं, ये लैंग्वेज है, आपको मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, कोई ट्रिक नहीं होगी, बल्कि इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग सब कुछ याद कर सकते हैं। ओके, जैसे जो ट्रिक पढ़ते हैं ना, उनका क्या हाल होता है एग्जाम में, आप लोग जानते हैं। वो पूरे साल सोचते हैं इस तरह ही, पहली इमेज आप लोग देख सकते हैं ना, कि इस तरह सोचते हैं कि मतलब हमें सब कुछ आता है। भाई इतना बड़ा संविधान है, मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे इस शेड्यूल के लिए अलग ट्रिक है, इसमें जो भाषाएं दी रखी हैं उसमें उसके लिए अलग ट्रिक है, और इसमें जो पद दिए रखे होते हैं, जो शपथ पद लेते हैं, उनके लिए एक अलग ट्रिक है, अनुच्छेदों के लिए अलग ट्रिक है, मतलब हर चीज के लिए एक अलग ट्रिक है, भागों के लिए अलग ट्रिक है। कितनी ट्रिक यार याद करोगे? ओके, और इसी तरह तो एक सब्जेक्ट की इतनी सारी ट्रिक, तो ट्रिक याद करना या इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना तो उसी से हो जाएगा। तो जो लोग ट्रिक याद करते हैं ना, पूरे ईयर वो सोचते रहते हैं, यार हमको तो सब याद है, हम तो इतनी सारी ट्रिक्स याद किए हुए हैं। ओके, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो उनकी कंडीशन ऐसी होती है। ओके, दूसरी कंडीशन ऐसी होती है, लेकिन एग्जाम जब खत्म होने पर आता है ना, तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है। आप देख सकते हैं ना, वो एक ही बात बोलते हैं, खुदा के वास्ते कुछ तो याद आ जाए। क्योंकि ट्रिक होती है ना, वो सब हौच पौच हो जाता है। अगर इसमें ट्रिक में आप सोचिए, इतनी सारी चीजें याद करनी, और इस ट्रिक के अंदर भी आप एक वर्ड भूल गए, तो आप लोग क्वेश्चन वैसे ही गलत कर देंगे, और ट्रिक ही याद नहीं आता। ओके, क्योंकि वो जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो जो माइंड होता है वो ब्लैंक होने लगता है। ओके, आप लोग फेस करेंगे जब आप जाते होंगे, या फिर आप लोग जब पेपर देंगे ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, इसमें और ज्यादा प्रेशर होता है, टाइम एक तो लिमिटेशन होता है, और सोचते हैं कि यार क्वेश्चन कितना गलत होगा कितना सही होगा, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो मैं आपको ट्रिक नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट दूंगा, इस मैप के थ्रू मैं आपको सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, तो बहुत अच्छे से आप लैंग्वेज याद कर लेंगे। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करता कि आपको रटना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग, जो हमारा लेक्चर है आज आज का लेक्चर नंबर 14 है, इसमें हम लोग देखेंगे जो चैप्टर नंबर 3 एम लक्ष्मीकांत का दिया रखा है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे ये हमारा संविधान है, भारतीय संविधान। मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे, भाग देखने को मिलेंगे, और शेड्यूल देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी पॉलिटी की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां होती हैं, ये क्यों होती हैं, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया। आप सभी वीडियो देखते रहेंगे ना, तो क्या होता है, बर्डन कम हो जाता है। ओके, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका बर्डन कम होता जाएगा। तो अनुच्छेद है हमारे संविधान में। जब हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ओके, बन के लागू हुआ ना, तो उसी को हम लोग मूल संविधान बोलते हैं। और उसके बाद जब संशोधन करके उसमें चीजें बढ़ाई गई, तो उसको मूल संविधान नहीं बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मूल संविधान जब हमारा आया, ओके, तब आप इसमें देख सकते हैं 1947 नहीं होगा। ओके, 1949 में हमारा जो संविधान था वो फर्स्ट टाइम लागू हुआ था। और पूर्णतः लागू कब हुआ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं उसको बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीजें होती है ना, बार बार रिपीट होती रहेंगी ना, इतनी बार रिपीट हो जाएंगी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। अब आप मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा हमारा संविधान है वो पूर्णतः कब लागू हुआ। तो ये कौन सी रटने वाली चीज थी? अगर आप रटते रहते तो इसमें टाइम बर्बाद करते रहते। तो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो इतनी बार आएंगी कि आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते। ओके, तो हमारा जो मूल संविधान था ना, उसमें 395 आप देखेंगे अनुच्छेद थे, मतलब आर्टिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसी तरह पार्ट जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं,
तो 22 भाग आपको देखने को मिलेंगे। अनुसूचियां, इसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, तो वो 8 थी। ओके, अब इनमें संशोधन हुआ तो हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान 2021 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो 448 आपको आर्टिकल अभी वर्तमान में देखने को मिलेंगे। आप लोग गूगल पे जाकर के देख सकते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं क्योंकि इनमें संशोधन होता रहता है। और मैंने आपको बताया भी था कि 395 के बाद आर्टिकल नहीं है, बल्कि इसमें सब आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो उन्हीं को मिला करके इतने हो जाते हैं। ओके, वैसे 395 के बाद आप कहेंगे सर 396 आर्टिकल कौन सा है, तो 396 आर्टिकल कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह 400 आर्टिकल है, 400 आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्यों नहीं मिलेगा, तो वो मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो संख्या तो हो गई है 448, लेकिन आप कहेंगे 440वां आर्टिकल में क्या दिया रखा है, तो कुछ भी नहीं दिया रखा है, क्योंकि वो 440वां आर्टिकल है ही नहीं। ओके, तो आप लोग वो फर्स्ट वाली वीडियो जाकर के देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। इसी तरह आप देखेंगे कि जो भाग हैं तो 22 भागों से बढ़कर, क्योंकि संशोधन होते रहे तो संशोधन होकर के भाग बढ़ते चले गए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 25 भाग आपको देखने को मिलेंगे। अनुसूचियों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 8 अनुसूचियों से बढ़ के 12 अनुसूचियां हो गई हैं, जिस शेड्यूल भी बोलते हैं। तो पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल वर्तमान में हो गए हैं। अगर हम बात करें जो हमारे जो संविधान है, इसमें लगभग में 20 आर्टिकल हैं, अभी तक समाप्त कर दिए गए हैं, और साथ में आपको देखने को मिलेगा जो भाग नंबर 7 है वो भी अब समाप्त कर दिया गया है। ओके, और इसमें लगभग में 95 से ज्यादा आर्टिकल ऐड कर दिए गए हैं, और आपको बहुत सारे भाग देखने को मिलेंगे जो वर्तमान में ऐड कर दिए गए। ओके, अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको आर्टिकल 368 में देखने को मिलेगी। ओके, इसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है आम विधायी प्रक्रिया के द्वारा, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। ओके, अब इसके द्वारा जब संविधान संशोधन बहुत सारे किए गए, ओके, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपको देखने, जैसे कि 7वां है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो संविधान संशोधन आपको पता होनी चाहिए कि इस संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया गया था हमारे संविधान में। तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि इतने सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो हमको सब नहीं पढ़ने हैं, तो कौन से पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहाँ से पता चलेगा, तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। तो वर्तमान के जो लगभग में 10, ओके, जो वर्तमान के 10 है ना वो आपको याद कर लेने हैं, और पीछे के सब नहीं पढ़ने, मतलब 100 पीछे के हैं लगभग में, तो 100 के 100 नहीं पढ़ने हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट केवल 6-7 हैं वो आपको पढ़ने हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे से कवर भी करा दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे इसमें आर्टिकल नहीं, सॉरी, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73, 74 संविधान संशोधन, और ये सारे संविधान संशोधन ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये संशोधन था खुद में इतना बड़ा था, एक संशोधन, अगर इसको अलग से एक संविधान बना दिया जाए तो एक अलग से पूरा का पूरा संविधान बन जाएगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब हुआ? 1976 में। अब देखिए आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बाद में ये बात आई क्या पूरा का पूरा संविधान है इसको परिवर्तित कर दिया किया जा सकता है आर्टिकल 368 के द्वारा, तो ये काफी चर्चा का मुद्दा बन गया। फिर बाद में ये मैटर था, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केशवानंद भारती बनाम मामले में इस पर सुनवाई हुई, जिसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया मूल ढांचे का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे संविधान के अंदर लोकतंत्र दिया गया है, हमारी शासन प्रणाली, ओके, जैसे हमारी शासन प्रणाली कैसी है, ओके, तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ऐसा नहीं कि लोकतंत्र को हटा दिया जाए और राजशाही को ला दिया जाए, तो ये कैसा है, ये हमारा मूल ढांचा है ना, तो इसको नहीं हटाया जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये कैसा है, ये मूल ढांचा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीजें है ना, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा राज्यसभा को नहीं खत्म किया जा सकता, प्रेसिडेंट के पद को नहीं खत्म किया जा सकता, तो ऐसी ये सारी चीजें हैं, ये मूल ढांचे के अंतर्गत आती, तो मूल ढांचे को कभी नहीं खत्म किया जा सकता। तो केशवानंद भारती मामले में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मामला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में पूरा का पूरा केशवानंद भारती मामला है आपको कवर करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो एकदम टेंशन लेने की बात नहीं। ओके, चलिए हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, इसकी देखिए कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपको जानने हैं। जैसे इसमें देखिए केसी बियर है ना, उन्होंने कहा था एकात्मक भावना में संघ। ओके, मैंने आपको बताया था जो हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था है, लेकिन
फिर भी आपको देखने को मिलेगा इसमें एकात्मक की भावना है, मतलब केंद्र की ओर झुकाव है। तो इसी तरह से आपको देखना है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है। कई बार पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। अब इफ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक एकात्मक की भावना में संघ या फिर संघीय व्यवस्था होते हुए केंद्र की ओर झुकाव, ऐसे स्टेटमेंट किसने दिए, तो बहुत सारे नाम दिए रखे होंगे, फिर आपको बताना होगा। जैसे केसी बियर या फिर किसी का भी दे देंगे, गांधी, अंबेडकर, बहुत सारे नाम दे देंगे, फिर आपको चुनना होगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आईएएस पूछेगा तो वो मल्टी चॉइस के रूप में पूछेगा, लेकिन पीसीएस या फिर आप लोअर देते हैं या फिर अन्य एग्जाम देते हैं जैसे वनडे एग्जाम, तो उसमें डायरेक्ट भी पूछ लेता है। तो इसलिए आपको ये नाम है, कुछ ये नाम है, ये याद रखने हैं। ओके, इसी तरह बार्गेनिंग फेडरल है, वो किसने बोला है, वो मॉरिस जॉनसन ने बोला है। तो आपको ध्यान रखना है कि बार्गेनिंग का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं ना, जैसे आप लोग भी शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे वो अब जो मॉल वॉल आ गए हैं यहाँ, तो मतलब फिक्स प्राइस होते, कम नहीं होता है। लेकिन हम लोग मतलब अगर आप छोटे शहर से बिलोंग करते होंगे तो वहां पर दुकान पे जाते हैं, वो 500 रुपये बताता है और हम लोग लगाते हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये से कम, मतलब वो थोड़ा सा कम होता है, हम थोड़े से ऊपर होते हैं, और वो चीज होती है 210 रुपये में खरीद के ले आते हैं। ओके, तो इसी को बार्गेनिंग कहते हैं। तो इसमें कहा गया जो संघीय व्यवस्था है ना, तो पूर्णतः संघीय व्यवस्था तो देखने को मिलती नहीं है, फेडरल पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलता है, इसमें थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लिया गया है। ओके, तो बार्गेनिंग इसीलिए इन्होंने, मॉरिस जॉनसन ने ऐसा कहा है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एकात्मक की भावना भी है, मैंने आपको बताया भी था। ओके, कल वाला जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जो एकात्मक की और संघीय की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ओके, इसी तरह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वो किसने कहा था, ग्रीन विल ऑस्टिन है, इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। ओके, सहकारी संघवाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ये आइवर ने कहा था। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी है, एक देखिए फंडामेंटल ड्यूटी है यानी कि मौलिक कर्तव्य है, वो हमारे मूल संविधान में नहीं थी, यानी कि हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ था तब मूल संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं थी। तो ये कैसे आई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोड सिंह समिति है, इनके सुझाव पर मूल कर्तव्य थे इनको जोड़ा गया। ओके, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ओके, और इसके बाद 2000 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें एक और जोड़ दिया गया। ओके, तो कौन सा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए शिक्षा, माता पिता जो गार्जियंस होते हैं ना उनके लिए अनिवार्य है या फिर उनकी जिम्मेदारी है कि उनको शिक्षा दें। और इसमें कितने साल के थे, शायद 6 से 14 साल के बच्चे थे। ओके, तो यहाँ पर 6 आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, शायद 6 से 14 साल के ही थे। मैं यहाँ पर 6 या 4 होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो 6 ही होना चाहिए। ओके, तो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी होता है, आपको पता है, ये सिर्फ कर्तव्य है, मतलब एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो इसके इसके ऊपर मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसी को, जैसे कि राज्य के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं मौलिक कर्तव्य। और ये कहाँ से लिया आपको बताना है, मैंने आपको बताया भी था बहुत अच्छे से कि हमने फंडामेंटल ड्यूटी है कहाँ से लिया था। ओके, और एक कब आया था, ये फंडामेंटल ड्यूटी है आपको इमरजेंसी के टाइम में देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब हमारे यहाँ लगा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा था, तो उस समय आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया था। इसी तरह आप देखेंगे आपातकालीन प्रावधानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 3 तरह के आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, एक बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ओके, 3 तरह के आपातकाल हमारे संविधान में दिए रखे हैं, इनके ऊपर हम बहुत ही विस्तृत बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम या इसको थोड़ा थोड़ा देखते हुए आगे निकल जाएंगे। ओके, तो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कौन सा अनुच्छेद में, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 352 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, जैसे कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, ओके, तो युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ओके, और राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, ये कब कब लगाया जा सकता है, तो ये 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक, जो संविधान है ना उसका मतलब संविधान तंत्र का विफल हो जाए किसी राज्य में, ओके, संविधान तंत्र है वो विफल हो जाए, तो इस आधार पर राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। गवर्नर होता है, ये प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति लगा देता है किसी राज्य में। तो वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 356 में। लेकिन दूसरी तरह से भी एक
राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, ये इसके दिशा निर्देशों का कोई भी जो गवर्नमेंट है वो पालन ना करे, तो इस आधार पर भी राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो वो कौन से आर्टिकल में दिया रखा है? 365 में दिया रखा है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इसी तरह वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संकट के वित्तीय संकट के समय जो आपातकाल लगाया जाता है उसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। ये आर्टिकल 360 में दिया रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिख लेने हैं और इनको एक दो बार आप देखते रहिए तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अनुसूचियों के बारे में, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अनुसूचियां कितनी दी रखी हैं और हम इन्हें याद कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आपको इस तरह से भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो हमको कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहली अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है, इसमें बताया गया है कि राज्यों का नाम और उनके न्याय क्षेत्र के बारे में आपको देखने को मिलेगा प्रथम अनुसूची में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है जो राज्यों के नाम और उनके न्याय क्षेत्र से संबंधित है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे में पदों के बारे में बताया गया है। जो पद होते हैं उनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित जो मामले हैं वो दूसरी अनुसूची में उनको बताया गया है। ओके, अब इसमें किस कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं? ओके, तो ऐसा तो है नहीं किसी चपरासी का भी शामिल किया गया होगा। जो इंपॉर्टेंट पद हैं उनको शामिल किया गया, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, आपको देखने को मिलेगा गवर्नर हो गया, गवर्नर जिसको राज्यपाल बोलते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट है, तो उनके जो पद हैं उन पर वेतन भत्ते विशेषाधिकार कौन कौन से होंगे वो अनुसूची 2 में आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है। ओके, तो गवर्नर का वेतन भत्ता विशेषाधिकार कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया गया। इसी तरह लोकसभा राज्यसभा के जो स्पीकर हैं और 22 स्पीकर हैं। ओके, तो राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता है, वो सभापति होता है, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। तो सभापति कौन होता है? राज्यसभा में सभापति कौन होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ वो आपको बताने हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं, तभी मैं आपको वहां पर गाइड करूंगा। ओके, तो जो टेस्ट होते हैं ना उनको आराम से टाइम पर आकर के आप लोग टेस्ट दीजिए। आपके अब देखिए जैसे आज की जो वीडियो है ना, इसके मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपको मिल जाया करेगा दूसरे दिन। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो प्रीमियम ग्रुप है, उस पर मिला करेगा। ओके, प्रीमियम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो नीचे डाली है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाएंगे तो वीडियोस में जाइए तो उसमें आपको मिल जाएगी कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, या फिर आप बहुत सारी मैंने सीरीज डाली है उस जाकर के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां के सभापति, ओके, स्पीकर और वाइस स्पीकर होते हैं। इनके बारे में बताया गया कि इनका वेतन भत्ता और विशेषाधिकार कौन कौन से होंगे। साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से पद है। सारे पद नहीं दिए रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनके जज के वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में अनुसूची 2 में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह जो कैग है उसके वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से पद हैं? तो एक प्रेसिडेंट है, दूसरा गवर्नर है। ओके, लोकसभा और राज्यसभा है ना, जो केंद्र की विधायिका है उसके सभापति और उपसभापति, इसी तरह आप देखेंगे स्पीकर और वाइस स्पीकर के बारे में बताया गया। ओके, इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके भी स्पीकर और वाइस स्पीकर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनके बारे में भी इसमें बताया गया, और साथ में क्या गया उसके बारे में भी बताया गया। ओके, अब उसके बाद पद आया, तो देखिए पहले में राज्य, उसके नाम और विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया। दूसरे में पदों के बारे में बताया गया। ओके, अब पद आ गया। पद के बाद, अब पद तो आ गया लेकिन उनके लिए शपथ भी तो लेनी पड़ेगी कि भैया पद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जज है, आप लोग हैं, आप किन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो आप गलत वलत तो नहीं कर देंगे, तो आपको शपथ दिलाई जाएगी। तो इसीलिए नेक्स्ट में शपथ दिला दी गई। ओके, तो शपथ किस चीज को लेनी है? तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से पद है वो आपको देखने हैं। तो किन किन को शपथ, अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है, लेकिन किस किस के लिए तो इसमें बताया गया। देखिए जो स्टेट और केंद्र, मतलब केंद्र और राज्य के मंत्री हैं उन सभी के लिए इसमें प्रावधान किया गया। साथ में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलेगा, साथ में आपको देखने को मिलेगा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके लिए भी शपथ लेना है। तो किसमें बताया गया है? अनुसूची 3 में बताया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह आपको कैग, ओके, साथ में एमएलए जो होते हैं इनके लिए भी जो शपथ लेनी होती है, तो इसमें किसमें बताया गया? अनुसूची 3 में बताया गया। इसी तरह जो
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्लियामेंट के भी हो सकते हैं, मतलब संसद में अगर कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के भी सदस्य हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव लड़ता है ना, तो उसको भी शपथ दिलाई जाती है। ओके, तो इनका सभी का प्रावधान किसमें आपको देखने को मिलेगा, किस किस को शपथ दिलाई जाएगी, तो वो आपको देखना है। जैसे कि केंद्र और राज्य के जो मंत्री हैं, एमपी हैं, साथ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कैग है, एमएलए हैं, और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन सभी को शपथ दिलाई जाएगी। ओके, तो तीसरे में शपथ हो गया। अब चौथे में आप देखेंगे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें सीटों का आवंटन। देखिए, पद हो गया, शपथ हो गई। ओके, शपथ उपद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टिसिपेट जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको शपथ दिलाई जाएगी। ओके, अब इसमें सीटों का आवंटन भी तो करते हैं, वरना मार कुटाई हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए देखिए बहुत सारे हमारा देश है, हमारे देश में केंद्र है, राज्य है। ओके, तो इसमें सीटों का आवंटन कैसे होगा, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ओके, केंद्र शासित प्रदेश उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ओके, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होगा, मतलब कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी, जो यूनियन टेरिटरी है उनको कितनी सीटें मिलेंगी, तो एक हमारे संविधान में बताया गया। तो कहाँ बताया गया, अनुसूची 4 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा। और किन किन में बांटा गया, तो एक राज्य है, दूसरा यूनियन टेरिटरी है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आप 5वें में देख सकते हैं कि जो एससी और एसटी, मतलब एससी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है ना, इनके शासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए। भैया इनको भी कुछ राइट्स देने चाहिए ना। साथ में आप देख सकते हैं कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एक कुछ जनजातीय आपको देखने को मिलेंगे, जनजातीय क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, तो जनजातीय क्षेत्र यहाँ पर है, इसीलिए इनके प्रशासन के लिए अलग से उपबंध किए गए, इनके लिए अलग से राइट दिए गए। ओके, तो मैंने देखिए एक अलग पिक है, इसके बारे में मैंने बताया नहीं, बहुत फनी स्टोरी थी, लेकिन यहाँ पर स्किप हो गई, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अब इन 4 राज्यों को कैसे याद करना है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको कैसे याद रखना है, तो नंबर 1 देखिए यहाँ पर असम। असम से जैसे ही आप नीचे आएंगे मेघालय, ओके, आपको असम, मेघालय मिल गया। अब जब मैं आपको मैपिंग पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आपको एकदम खोल के प्ला दूंगा, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। ओके, असम, मेघालय दोनों पास पास में, इसको भी शामिल किया गया है। और साथ में आप देख सकते हैं मिजोरम और त्रिपुरा। ओके, तो आप देखेंगे कि नीचे के 2 हैं और बीच के 2 हैं, तो आप आराम से ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मेघालय और असम दो राज्य हो गए, और 2 राज्य नीचे आपको देखने को मिलेगा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आराम से आप ध्यान रख सकते हैं ना कि यहाँ पर 6वीं अनुसूची में किसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ओके, तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ओके, वो उसके बारे में बताया गया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो आराम से इसको बता सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य में शक्तियों का पृथक्करण। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया है। इसमें कितने कितने विषय हैं ये आपको बताना है, क्योंकि ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। वर्तमान में कितने विषय हैं और मूल संविधान में कितने विषय थे, तो किस में कम हो गए, किस में ज्यादा हो गए, इतना ही ध्यान रखना है। तो आपको बताना है निम्न इन तीनों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से किस में मूल संविधान में जितने विषय दिए रखे थे उनमें बढ़ गए और किस में घट गए, बस इतना ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो भी आपको क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और आप लोग जानते हैं जो मेंस होता है ना, यूपीएससी का मेंस होता है, वो इन्हीं 22 भाषाएं है ना, इन्हीं में होता है, साथ में इसमें इंग्लिश भी ऐड कर दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम लोग, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। ओके, 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि इंग्लिश को क्यों नहीं शामिल किया गया होगा, तो इंग्लिश को नहीं शामिल किया गया, तो आप लोग फट से टिक लगा देते हैं कि इंग्लिश भी होगी, जब इतनी सब भाषाएं हैं तो इंग्लिश क्यों नहीं होगी। ओके, हमारा संविधान है वो भी मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया, सारे काम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट के सभी काम होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो आप कहेंगे कि इंग्लिश तो होगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश में इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब इसको याद कैसे करना है, मतलब आप पहले एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इन भाषाओं को आपको याद कैसे करना है, अप्रोच में आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले देख लेते हैं। देखिए पहले जब हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में आपको 14 भाषाएं देखने को मिलेंगी।
ओके, तो कौन कौन सी 14 भाषाएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक संस्कृत है। आप जब अपनी बुक में देखेंगे या कहीं देखेंगे ना, तो इस क्रम में नहीं देखने को मिलेंगी, इसीलिए आप लोग शॉर्ट नोट्स में इसी क्रम में लिखिए, जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि एक अप्रोच है, ओके, एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसी क्रम में लिखा है। अगर आप भी इसी क्रम में लिखेंगे ना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, एक देखिए, संस्कृत है, कश्मीरी है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, और यहाँ पर आपको बंगला और असमिया देखने को मिलेगी। ओके, ये तो शायद 13 ही हुई है, एक रह गई है क्या? एक हिंदी रह गई है। ओके, यहाँ पर हिंदी लिख लीजिए, यहाँ पर हिंदी रह गई है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसी क्रम में आप लोग लिखेंगे ना, तो आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये तो हमारी मूल संविधान की बात होगी। जब हमारा मूल संविधान था, तब उसमें सिर्फ सिर्फ 14 भाषाएं थी। वो कौन कौन सी थी, तो मैंने ये ब्लू कलर से लिखी है, ये आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बाद में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को ऐड कर दिया गया, एक भाषा और आ गई। ओके, अब कितनी हो गई? अब 15 हो गई। अब इसके बाद 3 भाषाओं को और जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। ओके, तो इनको जोड़ा गया, और साथ में आप देख सकते हैं कि 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें आपको देखने को मिलेगा डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो, 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो ये टोटल कितनी हो गई? टोटल ये 22 भाषाएं हो जाती हैं। अब इनको याद कैसे करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो याद करने का बहुत सिंपल मेथड है, चलिए मैं आपको याद करा देता हूँ। ओके, ये मैप है। मैप तो आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे ना, तो मैं कैमरा पहले अपना चेंज कर देता हूँ। अब आपको देखिए, इसी क्रम में जो मैंने लिखा था ना, उसी क्रम में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको संस्कृत ध्यान रखना है। अब हमारा भारत है, भारत हमारे प्राचीन काल से ही संस्कृत का बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला रहा है, तो संस्कृत तो रखा ही गया होगा, आप लोग समझ सकते हैं ना। तो संस्कृत नंबर 1 आप लोग याद कर लीजिए। ओके, तो संस्कृत के बाद सबसे ऊपर से चलिए। अब देखिए, आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, बहुत आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले कौन सी आपको देखने को मिलेगी? सबसे पहले कौन सा राज्य ऊपर आपको देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पर कश्मीर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी होगी? कश्मीरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, नंबर 1 यहाँ पर कश्मीरी मिल गई। और कश्मीर में आप देखेंगे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर उर्दू भी बहुत बोली जाती है। चलो, हमको उर्दू भी मिल गई। ओके, तो कश्मीरी उर्दू आप लोग आराम से, जैसे जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं ना कि कश्मीरी उर्दू है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पंजाब देखने को मिलेगा। ओके, आप थोड़ा सा नीचे आए तो दूसरा आपको पंजाब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती होगी? पंजाबी बोली जाती होगी। अब नीचे जैसे ही आए, तीसरे नंबर पे आपको राजस्थान मिला। राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो आपको एक लैंग्वेज और मिल गई। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा गुजराती। तो आपको नेक्स्ट गुजराती देखने को मिलेगी। फिर नीचे आएंगे, देखिए एकदम किनारे से चलते जाइए, आपको सारी भाषाएं अभी मिल जाएंगी। यहाँ पर आएंगे आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको मराठी मिल गई। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कन्नड़ मिल जाएगी। कर्नाटका में कौन सी बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, मेरा कर्सर किधर चला गया? ओके, अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको तमिल मिल गया। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाएगी? तमिल बोली जाएगी। अब तमिल से ऊपर आएंगे, आपको यहाँ पर उड़ीसा देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर तेलंगाना, तेलुगु भाषा बोली जाती है। देखिए तेलंगाना ये अभी 15वां, उस 2015 में तो अलग हुआ, लेकिन पहले तो एक ही था ना, जब हमारे संविधान का, सॉरी, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय तो ये अलग नहीं था ना। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ तेलुगु होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आंध्रा है, तेलंगाना है, तो आप कहेंगे तेलंगाना तो ऊपर है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो एक ही था ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपको तेलुगु देखने को मिलेगी। जैसे ही आप लोग उड़ीसा में आएंगे, तो यहाँ पर आपको उड़िया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप उड़िया देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप बांग्लादेश में आएंगे तो बंगाली देखने को मिलेगी। फिर इधर आएंगे, फिर आपको असमिया देखने को मिलेगी। ये 14 भाषाएं हो गई, मतलब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आप पहले देखिए, अब आपको कैसे याद करना है? बहुत सिंपल था। अब आप लोग मैप को ध्यान रखिए, अब भाषाएं भूल जाइए कि कितनी भाषाएं, 14 कौन कौन सी भाषा है। अब आप चलिए, जैसे आप लोग गलियों में चलते हैं ना, तो गलियों में आपने कभी ऐसे रटा है कि इसके बाद, हमारे घर के बाद इसका घर आता है, फिर यहाँ पर दुकान पड़ती है, फिर परचूनी की दुकान पड़ती है, एक पान की दुकान पड़ती है, फिर राइट मुड़ते हैं। आपको कैसे याद है? आपने कभी रटा क्या? नहीं रटा, फिर भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि आप हमेशा उसको देखते रहते हैं। तो हमेशा मैप को देखते रहिए। तो मैप से ही लगभग मैं आपका 30% जो सिलेबस है ना, मैप के थ्रू ही कवर कराने वाला हूँ। तो मैप आपका संविधान में भी मैं यूज कराऊंगा, हिस्ट्री में भी यूज कराऊंगा, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, सब में आपका इसको यूज होने वाला है। ओके, तो मैप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैप के थ्रू ही मैं आपका जो वर्क है ना, वो बहुत ज्यादा कम कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर, तो सबसे पहले हमने संस्कृत ले ली थी।
ओके, संस्कृत ले ली क्योंकि भारत में संस्कृत बोली जाती होगी, क्योंकि प्राचीन काल से ही हम संस्कृत को काफी बड़ा मतलब हमारी भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत तो हमने ले लिया अपने मन से। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेट हमको कौन सा मिला इधर, जम्मू कश्मीर मिला। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, एक नंबर एक कश्मीरी बोली जाती होगी, और नंबर दो कौन सी बोली जाती होगी, उर्दू बोली जाती है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। फिर आप इसके नीचे आएंगे तो आपको कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा, पंजाब। तो पंजाब में आपको पंजाबी देखने को मिलेगी। तो पंजाब से नीचे जैसे आएंगे तो आपको फिर राजस्थान में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, हिंदी देखने को मिलेगी। ओके, अब जैसे नीचे आएंगे आपको गुजरात में गुजराती। ओके, तो 5वें नंबर पे गुजराती, और 6ठे नंबर पे आप आएंगे तो आपको गुजरात के बाद क्या देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी मराठी। मराठी से मतलब महाराष्ट्र से नीचे जैसे आएंगे आपको कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी बोली जाएगी, कन्नड़ बोली जाएगी। ओके, तो जैसे ही कर्नाटक के नीचे क्या है, केरल। केरल में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, मलयालम, क्योंकि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। तो 8वें नंबर पे आपको मलयालम मिल गई। फिर आप तमिल। ओके, तमिलनाडु में आ गए तो तमिलनाडु में कौन सी बोली जाएगी, आपको तमिल देखने को मिलेगी। ओके, तो 9वें नंबर पे आपको तमिल देखने को मिल गई। फिर आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाएगी, तेलुगु, क्योंकि ये तो पूरा एक ही रीजन था ना। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको तेलुगु मिल गई। अब फिर हमको यहाँ पर उड़िया मिल गई। ओके, उड़िया 11 नंबर पर। और यहाँ पर बांग्लादेश, सॉरी, यहाँ पर उड़ीसा है तो यहाँ पर कौन सी, उड़िया बोली जाती है। इसी तरह बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, बांग्लादेश है तो यहाँ पर बंगाली बोली जाती है। और यहाँ पर आप असम, पूरे इस इधर था ना पूरा क्षेत्र असम था। ओके, पहले इसका, बाद में इसका मैं आपको बताऊंगा कि राज्य पुनर्गठन में ये सारे राज्य है, पहले एक ही था ये पूरा रीजन, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पर असमिया 13वें नंबर पर देखने को मिली। एक हमारी संस्कृत है जो हम इसको भूल नहीं सकते। तो 14 की 14 हो गई ना, कि आप ऐसे इस तरह से चले। ओके, इस तरह से चले तो सारी भाषाएं आपको मिल गई, आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा हमने, यहाँ पर आपको सिंधी देखने को मिलेगा, एक हम यहाँ पर सिंधी बढ़ गई। ओके, तो एक सिंधी यहाँ पर बढ़ गई। फिर आप देखेंगे फिर 1992 में संविधान संशोधन हुआ, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक कोकड़ी बड़ी, नेपाली में बड़ी, और मणिपुरी बड़ी। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, देखिए कोकड़ी आपको देखने को मिलेगा गोवा में। ये देखिए गोवा बाद में ये क्यों जुड़ी, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि गोवा आपको, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो गोवा हमारे अंडर में नहीं आता था ना, जो पुर्तगाली थे ना उनके अंडर में आता था। ये तो बाद में आजाद हुआ ना, बाद में हमारे हैंड ओवर किया गया इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो इसीलिए इसको बाद में शामिल किया गया। तो कोकड़ी कहाँ पर बोली जाती है, एक गोवा में बोली जाती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, गोवा में तो सब कुछ, सब लोग जाना चाहते हैं, खासकर लड़के तो जाना चाहते हैं। ओके, और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके बाद नेपाली। ओके, यहाँ पर आपको सिक्किम में आपको नेपाली देखने को मिलेगी। ओके, और जो मणिपुरी है तो मणिपुरी में तो मणिपुरी में ही मणिपुरी भाषा बोली जाती होगी। ओके, इसी तरह डोगरी। अब ये डोगरी कहाँ बोली जाती है, डोगरी आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ देखने को मिलेगी, चार भाषाएं बाद में जोड़ेगी ना, तो चार कहाँ का, पहले जम्मू कश्मीर में आपको डोगरी देखने को मिलेगी, संताली आपको छोटा नागपुर पठार। ओके, यहाँ पर छत्तीसगढ़ रीजन है ना, छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पर आपको संताली देखने को मिलेगी। और साथ में आपको फिर मैथिली, मैथिली आपको देखने को मिलेगी बिहार और नेपाल वाला रीजन है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, और जो बोडो है ना वो असम में बोली जाती है। तो देखिए इसी तरह आपकी, आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ी ना, तो आपके यहाँ पर जनजातीय भी कवर हो जाएगी। अब आपको समझ में आ जाएगा ना, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ओके, जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है, तो डोगरी कौन बोलेगा, जनजातीय, ये सारी भाषाएं कौन सी है, जनजातीय भाषाएं हैं। तो डोगरी ही जनजाति तो डोगरी बोलेगी ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि डोगरी जनजाति कहाँ रहती है, तो आराम से हम बता सकते हैं। जैसे उसमें ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या फिर असम और अरुणाचल प्रदेश, तो आप आराम से बता सकते हैं ना जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, अभी लैंग्वेज ही तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे कनेक्ट करना है आप लोग समझ गए ना। तो जब मैं आपको मैपिंग पढ़ाऊंगा ना, तो इसके थ्रू आपको एकदम हलवा की तरह सब कुछ पढ़ा दूंगा, तो एकदम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह संथाली है। अब संथाली कहाँ पर बोली जाएगी, जहाँ पर संथाली लोग होंगे ना, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो संथाली है वो आपको देखने को मिलेगा, जो छोटा नागपुर पठार है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। तो कौन बोलेगा, संताली जनजाति होगी वही तो इस भाषा को बोलेगी, तो आप लोग इसको समझ गए ना। इसी तरह मैथिली पे आप देख सकते हैं कहाँ पर बोली जाती है, बिहार और नेपाल वाले रीजन में बोली जाती है, तो यहाँ पर
मैथिली जनजाति होगी वही तो बोलेगी ना। तो यहाँ पर ये आदिवासी लोग रहते हैं, जनजातीय क्षेत्रों की भाषाएं हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक चीज से दूसरी चीज आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। ओके, तो आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। साथ में आप लोग देखिए यहाँ पर एक मैंने मैप दिया है लैंग्वेज का, मतलब कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग आराम से मैप बना लीजिए। यहाँ पर आप देखिए हिंदी वाली जो क्षेत्र है ना, हिंदी वाला क्षेत्र काफी बड़ा है, यानी कि हिंदी भाषा है वो भारत में बहुत ज्यादा बोली जाती है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कैमरा चेंज कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट अनुसूची के ऊपर। तो जो 9वीं अनुसूची है, ये सारी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, यानी कि ये मूल संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1991 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, उसी के द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। ओके, तो यहाँ पर जमींदारों नहीं होगा, जमींदारी होगा। ओके, तो इसको करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में करता हूँ वॉइस टाइपिंग, तो वॉइस टाइपिंग होती है ना, उसमें बहुत सारे एरर आ जाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 10वें नंबर पे आपको दल बदल देखने को मिलेगा। ये दल बदल क्या है? जब जो राजनीतिक जो नेता लोग होते हैं ना, वो राजनीतिक पार्टियों के किसी पार्टी के मेंबर होते हैं ना, तो वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसी को दल बदल बोलते हैं। ओके, तो दल बदल विरोधी कानून भी आया था। ओके, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते कि बहुत सारी पार्टी अभी तो बीजेपी में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। ओके, तो सभी पार्टियां घबराई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कब जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा 1985 में हुआ था। इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और दल बदल अभी इतना ज्यादा न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपको 11वें में देखने को मिलेगा, आपको पंचायत देखने को मिलेगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, 1992 होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो नगर पालिका है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, आपको देखने को मिलेगा 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा नगर पालिका, और ये भी देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 1992 होगा। तो दोनों 1992 है, लेकिन पंचायत जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और साथ में जो नगर पालिका है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और कौन कौन सी अनुसूचियों में? 11वीं अनुसूची में है और दूसरी 12वीं अनुसूची में। तो ये अनुसूची आपको ध्यान रखनी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं भाग के बारे में, पार्ट के बारे में, यानी कि कौन से पार्ट में क्या चीजें दी रखी हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ओके, और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से याद रखना है। आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक आप इतनी देखिए, इतने सारे फैक्ट है, इनको याद रखेंगे फिर आप लोग ट्रिक को याद रखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज जाएंगे ना। कंफ्यूज नहीं होना है तो ट्रिक भूल जाइए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट ही हमेशा आपके साथ देगा, ट्रिक आपके साथ नहीं देने वाली। ओके, तो देखिए इधर मैंने जो नंबर लिखे हैं ना, ये पार्ट है, मतलब भाग है, जो हमारे हमारे संविधान में भाग दिए रखे हैं। वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। ओके, तो ये इधर आपको भाग देखने को मिलेंगे। इधर विषय मतलब उस जो भाग है उसमें क्या दिया रखा है, और इधर ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में ये भाग दिया रखा है। तो पहले भाग में आपको देखने को मिलेगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ओके, तो पहले ये भी तो बताना पड़ेगा, हमारा जो संघ है उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है। ओके, मतलब हमारा जो भारत है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सीमाओं के बारे में बताना पड़ेगा ना। वरना कोई भी हमारे देश के भाग पर आकर के अधिकार कर लेगा और कहेगा ये तो हमारा, तो हम कहेंगे नहीं तुम्हारा कैसे हुआ, देखो हमारे संविधान में लिखा है यहाँ तक का भाग हमारा है। ओके, तो पहले में हमने भाग बताया कि हमारा संविधान, हमारा जो भारत है वो उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। दूसरे में अब इस बाउंड्री में कौन रहेगा, नागरिक लोग रहेंगे ना। तो इसमें इसीलिए भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि मतलब नागरिकता से संबंधित आपको देखने को मिलेगा भाग नंबर 2 में। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आपको यहाँ पर नागरिकता देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि आप कम से कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, मतलब आपको सभी आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं, फिर भी आप लोग क्वेश्चन बहुत आराम से सही कर देंगे। ओके, तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए। देखिए अब नागरिक, अब इस क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र है मतलब भारत है, इसमें कौन रहेगा, नागरिक लोग रहेंगे। तो नागरिकता उनको कैसे मिलेगी ये तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए हमने भाग नंबर 2 में दिया रखा है नागरिकता की, हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता दे रखी है कि आप लोग नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर नागरिकता आ गई, अब नागरिक बन गए, अब नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार भी तो देने पड़ेंगे कि उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए जो स्पेशल होने चाहिए। ओके, तो उनके लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान कर दिया। भाग नंबर 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे, जो आपको 12 से 35 के बीच में देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए
यहाँ पर मौलिक अधिकार दे दिए। अब मौलिक अधिकार दे दिए, लेकिन राज्य के लिए भी तो कुछ करना होगा ना, नागरिकों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। इसीलिए आपको चौथे में देखने को मिलेगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि राज्य को, राज्य मतलब यहाँ पर सरकार से तात्पर्य है, राज्य मतलब सरकार से तात्पर्य है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना होगा तो उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ओके, तो इन निर्देशों के बारे में आपको भाग नंबर 4 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि राज्य को कुछ, सरकार को कुछ निर्देश दिए गए कि आपको ये करना है, जिससे हमारे समाज, इस यहाँ के जो लोग रहते हैं, उनका उत्थान, उनका विकास हो सके। ओके, अब आप देखेंगे फिर, अब जो सरकार है उसको निर्देश दे दिए, लेकिन कौन सी सरकार को निर्देश दिए? आप देखेंगे कि संघ सरकार और राज्य सरकार। तो आपको देखने को मिलेगा जो भाग नंबर 4 के बाद भाग नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा संघ सरकार, मतलब संघ सरकार के लिए भी ये निर्देश है कि नागरिकों के उत्थान विकास के लिए हमको कुछ करना है, तो संघ सरकार। अब संघीय सरकार में कौन कौन होता है? जैसे राष्ट्रपति होता है, तो इसमें बताया गया, तो वो हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। जैसे इसमें राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, आपको कैग हो गया और न्यायपालिका होगी, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो कितने से कितने में शामिल किया गया? आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में आपको देखने को मिलेगा संघीय सरकार के बारे में। इसी तरह राज्य की सरकारें भी तो होंगी भाई, उनके लिए भी तो काम करना होगा। ये केंद्र सरकार भी काम कर रही है और साथ में राज्य सरकार को भी तो काम करना होगा, इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना होगा ना। तो इसीलिए हमने भाग नंबर 6 में दे दिया राज्य सरकार के बारे में। तो आपको राज्य सरकार के बारे में देखने को मिलेगा 152 से लेकर के 237 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आई, देखिए यहाँ पर नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार मिल गए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए निर्देश दे दिए कि आपको नागरिकों के लिए ये करना है, ये दिशा निर्देश दे दिए। लेकिन बाद में, पहले जब मौलिक संविधान था तो उसमें समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला भारत के लोग बहुत डी टाइप के, ये कुछ तो कर ही नहीं रहे, बस मांगते ही मांगते जा रहे हैं। तब बाद में एक संविधान संशोधन करके हमें एक और भाग ऐड करना पड़ा, जिसमें बताया गया ना आपके पास मौलिक अधिकार है, ना केवल गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगी, बल्कि आपके लिए भी, राज्य के लिए कुछ करना है, भारत के लिए कुछ करना है। इसीलिए एक भाग और जोड़ा गया। बाद में देखा गया कि भारत के लोग बहुत डी टाइप के हैं, ये तो बिल्कुल मतलब कहते हैं अपनी संपत्ति है तो ट्रेन के डिब्बे भी उठा करके ले चले जाते हैं। ओके, तो आप इसीलिए भाग नंबर 4 के ए में जोड़ा गया। तो यहाँ पर किसको निर्देश दिए गए? राज्य को, मतलब गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए। लेकिन बाद में पता चला कि लोगों के लिए भी आवश्यकता है, तो यहाँ पर व्यक्तियों के लिए, मतलब नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए निर्देश दिए गए, जिनको मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। ड्यूटी, कर्तव्य का मतलब है कि आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए इनको बाद में जोड़ा गया, क्योंकि पहले जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो सभी लोग सोच रहे थे कि भारत के लोग हैं, अपने भारत के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बाद में इसीलिए भाग जोड़ा गया। ओके, अब देखिए 7वें भाग में, इस 7वां भाग है, इसको हटा दिया गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं, जो 7वां भाग है इसको हटा दिया गया। राज्य से संबंधित एक अनुसूची दी रखी थी, इसको हटा दिया था। कब हटाया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया। तो 7वां भाग अब नहीं है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। अब देखिए संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, संघ सरकार के लिए कुछ निर्देश दिए गए, राज्य सरकार के लिए कुछ निर्देश दिए गए, लेकिन इनमें डिस्प्यूट हो सकता है ना, तो इसीलिए बता दिया गया भैया संघ और राज्य क्षेत्र किसका किसका कौन सा क्षेत्र होगा, तो इसके बारे में बता दिया गया कौन कौन से किसके क्षेत्र होंगे। तो यहाँ पर आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, बाद में देखा गया संघ सरकार और राज्य सरकार है, इनसे काम नहीं बन रहा है, हमें और भी, क्योंकि ये विकास नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय हो गया विकास ही नहीं हो पा रहा है। ओके, 1990 का समय आ गया, तब बाद में समझ में आया लोगों को कि यार ऐसे हमारा जो देश है उसका विकास नहीं हो सकता, केवल जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ पर हमको स्थानीय सरकार को भी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आपको देखने को मिलेगा एक भाग और जोड़ा गया, 9वां भाग, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पंचायत। ओके, तो यहाँ पर कौन सा भाग है? पंचायत आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें पंचायत को आप देख सकते हैं कि जोड़ दिया गया। अब इसके अलावा स्थानीय सरकार आपको शहर के स्तर पर भी तो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर पालिका को भी जोड़ा गया। अभी हम लोगों ने बात की थी 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत और नगर पालिका को जोड़ा गया। और साथ में एक और देखेंगे आपको सहकारी समितियां, मतलब कोऑपरेटिव
जो होते हैं ना कि आपस में लोग मिलकर के उसी को सहकारी बोलते हैं, इन समितियों को भी लाया गया कि भैया ये भी बताएं कि कैसे विकास होगा, तो इसीलिए 9 के बी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों है, तीनों स्थानीय सरकार एक तरह से हैं, ओके, स्थानीय सरकार के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं किसी तरह से। तो कौन सा संविधान संशोधन इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन ये भी 1992 है, यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिए, ओके। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को लाया गया। और कौन से भाग में, ये आपको तीनों भाग नंबर 9 में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन एक है 9 में, एक 9 के ए में, एक 9 के बी में आपको देखने को मिलेगा, ओके। फिर इसके बाद आप देखेंगे नीचे दिया रखा है सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ पर एससी और एसटी क्षेत्रों के लिए शासन से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इनका उत्थान, इनका विकास कैसे हो, क्योंकि इनके साथ जो पहले बहुत सारा दमन शोषण हो चुका था, तो इनका कैसे उत्थान किया जाए, तो इसलिए इसमें उनके प्रशासन के बारे में, उनके उत्थान के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली, अब हम इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आप लोग कम पढ़ के भी ज्यादा आउटपुट कैसे दे सकते हैं। तो आप लोग कम पढ़ के भी ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ सरकार, हम आते हैं, ओके। संघ सरकार आपको पता है, बस आपको हर आर्टिकल नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको याद रख लेना है, लेकिन हो सकता है कभी कभार अलग से, मतलब कैग के बारे में पूछ लिया, किसके बारे में पूछ लिया, कैग के बारे में पूछ लिया। अब कैग के बारे में पूछ लिया और एक आर्टिकल भी एक छोटा सा स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, वो बोला आर्टिकल, ओके, आर्टिकल आपको यहाँ पर दे देते हैं 237, आर्टिकल 237 में कैग से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित या विशेषाधिकार से संबंधित या उसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिया गया है, ओके। अब आपने क्या पढ़ा, कैग पढ़ा ना, अब आपको इतना तो पता ही होगा ना कैग किस में आता है, तो आप दिमाग लगाएंगे। अब आपको ये आर्टिकल नहीं पता बाई चांस, ओके, आर्टिकल आपने 237 आर्टिकल है वो आपने पढ़ा ही नहीं। अब आप सोचेंगे 237 आर्टिकल हमने नहीं पढ़ा तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन आप इसको सही कर सकते हैं कैसे, अपने दिमाग का यूज करते हुए। अब आपको पहले, सबसे पहले सोचना है कैग के बारे में। अब आपने सोचा कैग, कैग किस में आता है, तो आप समझ सकते हैं कैग है, चलो कैग किस में आएगा, संघीय सरकार में आएगा। संघीय सरकार हमने पढ़ा था, एक मोटा मोटा हमें आंकड़ा याद है कि 52 से लेकर के 151 के बीच में संघीय सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन ये आर्टिकल 273 ये तो 151 के बाद आता है ना, तो 151 के बाद आने के कारण ये आर्टिकल गलत होगा। तो इसमें कोई भी इससे संबंधित पूछा जाए कि इसके वेतन भत्ते, नियुक्ति, कार्यकाल या फिर कुछ भी दिया रखा होगा, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा ना। तो आपको, यानी कि आपको ये आर्टिकल नहीं पता था, फिर भी आपने क्वेश्चन कैसे सही कर दिया। इसी तरह मानते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में पूछा, राष्ट्रपति के बारे में पूछा और इसमें आर्टिकल दे दिया, मानते हैं 230 आर्टिकल दे दिया। अब पूछा आर्टिकल 230 में, या फिर आपको यहाँ पर दे दिया मानते हैं 152, मतलब कुछ भी दे दिया, 152, 153, 154, कुछ भी दे दिया, ओके। और पूछा गया इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति की चुनाव के बारे में बताया गया, या फिर कुछ भी, मतलब शक्तियों के बारे में, विशेषाधिकार के बारे में, क्षमादान की शक्ति के बारे में कुछ भी पूछ ले, ओके, कुछ भी पूछ लिया। और आर्टिकल मानते हैं 130 दे दिया, तो आप सोचेंगे, आपको सिर्फ सोचना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको नहीं पता 230 में क्या दिया रखा है, 152 में क्या दिया रखा है, आपने सिर्फ इतना सोचा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किस में आता है, ये संघीय सरकार में आता है, संघीय सरकार का पार्ट है। तो आप देखेंगे संघीय सरकार, संघीय सरकार सर ने बताया था 52 से लेकर के 151 के बीच में आती है, लेकिन ये आर्टिकल दिया रखा है 130 दिया रखा है, 151 दिया रखा है, 152 दिया रखा है, मतलब कुछ भी दिया रखा है, 300, 365, कुछ भी दिया रखा है। लेकिन आपने इतना ही ध्यान रखना है कि ये मोटा मोटा जो आंकड़ा हमें पता था उसके बीच में तो आता नहीं है। अब इससे कम में मानते हैं 51 में दिया रखा है, 50 में दिया रखा है, यानी कि सभी उत्तर गलत होंगे, केवल कौन सा सही होगा। तो एक आंकड़ा आपने देख लिया ना, तो आंकड़ा आपको मोटा मोटा ही याद रखना है। यूपीएससी ऐसे ही पूछती है, एसएससी में तो बहुत ज्यादा पास का पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी बहुत दूर का पूछती है। तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, मतलब 4 आंकड़े आंकड़े आपको पढ़ने हैं, लेकिन आप आंसर 64 का दे सकते हैं, कैसे, अपने दिमाग का यूज करते हुए। तो आपको कम पढ़ना है, ज्यादा आउटपुट देना है। तो इसी तरह किसी में भी पूछा जाए तो आप अपना दिमाग लगा के, जैसे राज्यपाल के बारे में पूछा, राज्यपाल के बारे में पूछा और इसमें मानते हैं दे दिया कि 149। अब आर्टिकल 149, तो आप लोग सोचेंगे यार आर्टिकल 149 में राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में हो सकता है दिया रखा हो सकता है नहीं दिया रखा हो, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए।
राज्यपाल किसका भाग होगा? राज्य सरकार का होगा। ओके, तो राज्य सरकार का जो आर्टिकल है वो 152 से लेकर के 273 के बीच में आता है, तो 149 के इसके अंदर आता ही नहीं, तो इससे संबंधित कोई भी स्टेटमेंट दिया रखा होगा वो गलत हो जाएगा ना। तो आप लोग समझ गए ना, तो इस तरह से आप लोग ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं जो आगे मतलब भाग नंबर 11 पर। तो भाग नंबर 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में बताया गया, उनके बीच संबंधों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो आर्टिकल है ना, अभी इनको मत देखिए क्योंकि इधर के आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उधर के ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ जैसे कि निर्वाचन से संबंधित हो गया, आप देखेंगे राजभाषा आपातकाल हो गया, संविधान संशोधन हो गया, ये कुछ आर्टिकल है जो आपको ध्यान रखने हैं। इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। मतलब कुछ आर्टिकल है जो मैं आपको बता दूंगा, ये आपको भूल के पी जाने है तो उनको भूल के पी जाना है, और को आपको सिंपली देखते जाना है, तो उन्हीं से आपका आराम से हो जाएगा। तो भाग नंबर 11 में आपको संघ राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, और भाग नंबर 12 में आपको वित्त, संपत्ति और संविदा के बारे में आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको भाग नंबर 14 में आपको देखने को मिलेगा संघ राज्य में जो अधीन सेवाएं होती है ना, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर देखिए संघ होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग करेक्शन कर लीजिए। ओके, और इसमें देखिए एक संशोधन करके अधिकरण को बढ़ा दिया गया, तो 14 ये में आपको देखने को मिलेगा। इस अधिकरण को किसमें बढ़ाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें बढ़ाया गया। निर्वाचन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए निर्वाचन है तो आपको भाग नंबर 15 में निर्वाचन देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 324 से 329 ए के बीच में आपको निर्वाचन देखने को मिलेगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए, तो 330 से लेकर के 342 तक आपको देखने को मिलेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, और राज्य भाषा से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि भाग नंबर 17 में दिया रखा है, भाग नंबर 18 में आपको आपातकालीन देखने को मिलेगा, 19 में आपको प्राकृतिक देखने को मिलेगा, 20 ये काफी इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा भाग नंबर 20 में, आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह आपको अस्थायी संक्रमणशील और कुछ विशेष उपबंध देखने को मिलेंगे 21 में, भाग नंबर 21 में। भाग नंबर 22 में आपको देखने को मिलेगा संक्षिप्त चुनाव, जैसे कि हिंदी उंदी और इनके बारे में कुछ बताया गया। तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इधर के ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपको ध्यान रखने हैं। ये आर्टिकल आपको सब नहीं पढ़ने में, आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। देखिए ये वीडियो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हमने कौन कौन से प्रावधान किस किस देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, तो आपको इस बुधवार को टेस्ट है, हर बुधवार को टेस्ट हुआ करेगा, आप लोग अवेयर हो सकते हैं। वो जो टेस्ट होता है वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। ओके, तो जो टेलीग्राम पर मैं अभी टेस्ट कराता था वो नहीं होता है, व्हाट्सएप पर होता है। व्हाट्सएप पर क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने लगभग में आधे घंटे में सब कुछ क्लियर किया कि आपका टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, आपको कैसे जो फॉर्म एडमिशन फॉर्म फिल करना है, सब कुछ मैंने बताया। तो जाकर के वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।